चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो देख के भाई इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आय और रोज़गार के जो वीडियो हमने लास्ट थ्योरी जो है बनाई थी उसका हम कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसमें हम समझेंगे कि भाई एमपीसी कैसे निकालते हैं, एपीसी कैसे निकालते हैं, एपीएस कैसे निकालते हैं, या कह सकते हो कि एमपीएस कैसे निकालते हैं, और कुछ फॉर्मूले यूज़ करेंगे। हमने इससे पहले पिछले वीडियो में जो है गुणक की बात की थी, तो गुणक कैसे निकालते हैं, और क्योंकि ये भी एक तरह से राष्ट्रीय आय है तो हम आय कैसे निकालते हैं ये भी हम सीखेंगे। पर पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे कि भाई एमपीसी वगैरह आप सबको निकालना आ जाए, एपीएस निकालना आ जाए, उसके फॉर्मूले समझ में आ जाए, जिससे हम फिर आय निकालने पे जाएंगे। ठीक है, कंजप्शन निकालना आएगा आप सबके लिए। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहना चाहिए, जो मैंने थ्योरी में क्लियर किया है। तो जिन बच्चों ने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो पहले के पार्ट देख ले, जिससे उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि भाई कंजप्शन क्या है, या जो है कंजप्शन फंक्शन क्या है, उपभोग फलन क्या है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जब जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो साथ साथ में कुछ फॉर्मूले आते जा रहे थे। हमने वो फॉर्मूले भी उस टाइम जो है डिस्कस किया था, तो वही सारे फॉर्मूले यहाँ पर भी यूज़ होंगे। तो जिन बच्चों ने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट देख ले। और कुछ चीज़ें और कहना चाहूँगा कि आप सब मेरी वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, जिससे क्या हो सके और लोगों को भी इसकी हेल्प मिल सके। तो आप इसका क्या करें, आप शेयर करें। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले। शुभ पाठशाला के नाम से ही है, तो आप सब उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें जो भी मेरे पे नोट्स होंगे, जितना भी मैं कर सकता हूँ आप सबके लिए उसमें डाल दूँगा। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे मैं भी अपनी चीज़ें आप सब तक शेयर कर सकूं। ठीक है, तो इसलिए जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है वो भी ज्वाइन कर ले। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी एक ही वो लिखा है, ऐसे हम 5-6 क्वेश्चन आज की वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाता हूँ। 20 से 25 मिनट में ही जो है इनफ होता है। ज़्यादा लंबी वीडियो जो है कुछ बोरिंग भी हो जाती है, और बच्चे जो होते हैं एक सिटिंग में बैठ के उसको नहीं देख पाते हैं। और जब तक आप कोई भी वीडियो एक सिटिंग में नहीं देख पाते हो तो आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो चला जाता है। तो कोशिश करना कि इसको एक सिटिंग में ही देखें, या जो पीछे की वीडियो हैं उनको भी एक ही सिटिंग में, मतलब एक बार जब स्टार्ट करें तो उसको पूरी तरह से सुन लें, और कॉपी पेन लेकर बैठें। इस वीडियो में प्रैक्टिकल निकालने हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठें। और इससे पहले भी कहूँगा कि जिन बच्चों ने पीछे वीडियो देखी है थ्योरी वाली, वो भी कॉपी पेन लेकर बैठा करें, जिससे अपने नोट्स भी खुद वो बना सके, अपनी ही लैंग्वेज में लिख सके, क्योंकि अपनी लैंग्वेज समझने में ज़्यादा आसानी होती है। तो पहले हम इसको समझने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिख देता हूँ। जो बच्चे आप सब कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, और वीडियो को पॉज कर लें। जिन बच्चों ने नहीं ले रखा है वो पहले वीडियो को पॉज कर ले, कॉपी पेन ले ले। फॉर्मूले मैं एक जगह लिख रहा हूँ, आपको बुक में जगह जगह मिलेगी, तो एक जगह मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, उसको आप सब उतार लें। तो देखिए, सबसे पहले हम y की बात करते हैं। तो c+s जो है आपका y है, इसी को हम क्या कहते हैं, as भी कहते हैं। और जब हम ad की बात करते हैं तो c+i होता है। अच्छा, y जो है वो c+i भी होता है, किस पे, संतुलन के स्तर पर होता है, संतुलन स्तर पर होता है। ये हमने पीछे वीडियो में बात किया है कि भाई संतुलन स्तर पे s=i होता है। जब हमने असंतुलन वाली वीडियो बनाई थी तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई s से हम क्या कर सकते हैं, i को जो है s को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे i से। तो इस तरह से i भी आ सकता है। ये सिर्फ संतुलन के स्तर पे होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि संतुलन के स्तर पे होता है। उसका देखिए कंजप्शन क्या होता है, c+ by। ठीक है, ये आपका कंजप्शन है भाई, ये ऑटोनोमस कंजप्शन, ये एमपीसी होता है, ये जो है i है। s क्या होता है, सेविंग -c+ by। ठीक, ये हो गए आपके फॉर्मूले। और उसके बाद देखिए एमपीसी क्या होता है, ΔC/ΔY। ठीक है, ΔC/ΔY एमपीसी होता है। और एमपीएस क्या होता है, ΔS/ΔY, ये आप सबका एमपीएस है। आप सब इसको उतार लें। मैं ऊपर से थोड़ा रफ कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है नीचे जो है वीडियो ना आ रही हो, पूरा बोर्ड दिखाई ना दे रहा हो, क्योंकि मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ से कुछ पता नहीं चलता है, तो इसलिए नीचे हो सकता ना आ रहा हो। तो मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, आप सब इसको उतार लीजिए। तो ये आपका यहाँ तक फॉर्मूला हो गया। अब देखिए एपीसी क्या होता है, एपीसी होता है c/y, और एपीएस क्या होता है, एपीएस होता है s/y। तो ये एपीसी एपीएस हो गया।
उसके बाद देखिए और आगे भी फॉर्मूले हैं इसमें कुछ, के देख लेते हैं। देखो गुणक क्या होता है, के डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई हमने डिस्कस किया था। के क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी, ये भी हमने डिस्कस किया था। और के क्या होता है, 1/एमपीएस। तो ये सारे के फॉर्मूले हैं, 3 तरह से के होता है। ठीक है, तो आई होप आप सब इसको उतार लेना, या स्क्रीनशॉट ले लेना, कोशिश करना कॉपी में आप खुद उतारेंगे तो साथ साथ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले थे। अब आप सब जब भी ऐसा तालिका देखेंगे, ऐसी तालिका देखेंगे, तो आप सबके दिमाग में सबसे पहले फॉर्मूले आने चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप इसको कभी भी कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एमपीसी निकालना है। तो एमपीसी देखिए क्या है, फॉर्मूला क्या है कि एमपीसी क्या कहता है, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ये एमपीसी होता है ना। तो भाई आपके पास यहाँ बचत है, कंजप्शन तो है ही नहीं। तो आप सबको अब दूसरी बात आप सबके दिमाग में आनी चाहिए कि कंजप्शन निकालना है। जब कंजप्शन होगा तभी तो एमपीसी निकालोगे। तो आप एक लाइन खींचोगे यहाँ जहाँ पर आप कंजप्शन निकालोगे। अब कंजप्शन कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। तो अब 2 ही चीज़ें दे रखी है, तो इन दोनों चीज़ों का कोई ना कोई रिलेशन तो होगा कंजप्शन के अंदर। तो ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे क्या रिलेशन है। तो आप सब याद करो कि y क्या होता है, y इक्वल टू होता है c प्लस एस। ठीक है, c प्लस एस। तो अगर मैं y में से s को माइनस कर दूं, y माइनस एस इक्वल टू कंजप्शन आ जाएगा, है ना, इक्वल टू कंजप्शन आ जाएगा। तो यही हमें करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखियो 0 में से -12 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कंजप्शन कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, कंजप्शन आ जाएगा 12। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करोगे, फिर 20 माइनस माइनस का 6, तो फिर से ये आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 26 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 40 रहेगा, 0 रहेगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 54 आ जाएगा। तो आप सबके पास कंजप्शन आ गया, बिल्कुल सिंपल है। कंजप्शन आने के बाद अब क्या किया जाएगा भाई, आपको डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई करना है। तो डेल्टा मतलब चेंज होता है, डेल्टा मतलब चेंज होता है। तो अब यहाँ एमपीसी का कॉलम बना हुआ है, इसको जरा मैं रफ करके इजीली कर दूं। डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो अब चेंज देखना पड़ेगा कितने का आएगा। तो पहला तो कोई चेंज नहीं है, पहले कोई चेंज नहीं माना जाएगा भाई, डेल्टा वाई और डेल्टा सी। अब इसका चेंज कितना है, 12, ये हो गया 12 और 26 में कितना चेंज आया है। तो भाई 26 में से 12 माइनस कर दो तो आपको पता चलेगा कि 14 का चेंज आया है। तो ये हो गया 14, और यहाँ इनकम कितना चेंज आया है, 20 का। ठीक है, इनकम कितने का चेंज आया है, 20 का। ठीक, तो आप इसको डिवाइड कर लें, तो भाई पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। ठीक, अब क्या होगा कि भाई ये 7 पे चला जाएगा, है ना। तो 0.7 आ गया आंसर एमपीसी। अब फिर देखिए इसमें से इसमें कितना चेंज आया है, फिर से वही भाई 40 में से 26 माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 14 आया। ठीक, 14। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक कितना है, फिर से 20 का आया है, तो 0.7 ही होगा। फिर यहाँ से देखिए 14 का आया है, 14 का चेंज, और यहाँ पर फिर से 20 का आया है। तो एमपीसी आपका 0.7 आ गया। ठीक है, एमपीसी 0.7, 0.7, 0.7। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वली आए, 0.7 आए या 0.5, 0. कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कंजप्शन कैसा हुआ है। ठीक, अच्छा, अब एपीएस, अब आपके सबके दिमाग में आना चाहिए एपीएस कैसे निकलेगा। तो एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिए, एपीएस इक्वल टू एस बाय वाई। तो यहाँ तो डायरेक्ट है भाई, एस बाय वाई करना है। तो एस मतलब बचत, तो बचत ये रहा, और वाई ये रहा, आई को वाई कहा जाता है, इनकम कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, पहले तो आप -12 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इसको हाइफन या नॉन डिफाइंड कहा जाता है। किसी भी डिजिट को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं, 0 नहीं होता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। हाँ, 0 को आप किसी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो 0 रिजल्ट निकलेगा, परंतु 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, नॉन डिफाइंड। अच्छा, अब देखिए -6 बाई 20। ठीक है, तो -6 बाई 20, फिर वही पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, तो क्या हो गया भाई, माइनस का 0.3 आ गया। ये माइनस में भी आ सकता है, हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, 0.3 आ गया।
ठीक, अब 0/40, ठीक है। तो भाई 0 को डिवाइड करेंगे, अभी मैंने बताया जब 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाता है, तो 0 आ गया। अच्छा, अब 6/60 तो क्या आ गया 0.10, तो ये आ गया APS आ गया आप सबका। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप सबको फॉर्मूले जो है रिलेट करने हैं, फॉर्मूलों को समझना है। तो अगर आप सबको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होंगे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे फॉर्मूले हो जाएंगे फटाफट फटाफट निकलेगा आप सबसे आंसर, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए आप सब इसको उतार लीजिए, फिर मैं इतने दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलो देखते हैं, ये मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखा है, एक तो ये ऊपर और एक ये लिख रखा है। तो सबसे पहले ऊपर वाला हम जो है करके देख लेते हैं, फिर इसको पढ़ के ऊपर ही आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आय और उपभोग दे रखा है, मतलब वाई दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है कंजप्शन दे रखा है, ठीक है, वाई और कंजप्शन, ठीक, मतलब आय और उपभोग दे रखा है। इससे आपको एमपीएस निकालना है और एपीएस निकालना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि भाई जब क्या करना है, हमारे दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए कि भाई एमपीएस निकालना है तो हमारे पास सेविंग होना जरूरी है, सीधी सी बात है, और एपीएस निकालना है तो भी सेविंग होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें सेविंग निकालना पड़ेगा, तभी तो एमपीएस या एपीएस आएगा। तो सबसे पहले तो हमें सेविंग कैसे निकालना है ये सोचना पड़ेगा। तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, y = c+s। अब क्या हो जाएगा, y में से अगर c माइनस कर दे तो s आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यही करना है कि भाई y में से c को माइनस कर दो तो -40 आ गया, इधर इसमें से माइनस करेंगे तो -20 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 30 आ जाएगा। तो ये सॉरी, मैं इसको ज़रा अलग से s बना लेता हूँ, वो तो एमपीएस में लिख दिया, यहाँ s अलग से बना लेता हूँ, -40 -20 0 और 30, ठीक है। तो ये हमारा s आ गया। अब देखिए क्या है, अब एमपीएस के लिए आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एमपीएस = ΔS/ΔY होता है। तो डेल्टा मतलब चेंज होता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई, इसमें चेंज कितने का आया है, तो आप सबको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर चेंज कितना आएगा है। तो सबसे पहले तो कोई चेंज नहीं माना जाता है, शुरुआत में कोई चेंज नहीं होती है। अब देखिए चेंज कितना आएगा भाई, -40 -20 में से माइनस का कर दो -40, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा। देखिए ये प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो चेंज कितने का आया है भाई, ये आया है 20 का चेंज, किसका, ऐसा आया 20 का चेंज, और यहाँ पर 0 से 50 हो गया तो ये आया 50 का चेंज, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, ठीक। अब पॉइंट लगाया हमने, एक 0 ऊपर बढ़ा लिया तो 4, तो 0.4 आ गया क्या आपका एमपीएस, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कितने का चेंज आया, 0 माइनस का 20, तो फिर से 20 का ही चेंज आया है, तो 20 का ही चेंज आया, 20, और इधर 50 का चेंज आया, तो 50 = वही आ जाएगा 0.4। अब देखिए फिर से यहाँ पर देखिए 0 माइनस कर दीजिए 30 में से, तो 30 का चेंज आया यहाँ पर, और 30 का चेंज आया, और यहाँ पर कितने का चेंज आया, 50 का ही आया है, ठीक है। यहाँ पर 50 का ही चेंज आया है। देख भाई जो आय है वो 100 से 150 हो गया, तो कितने का, 50 का ही चेंज आया है, ठीक। तो 0 से 0 कट गया, फिर उसके बाद भाई एक पॉइंट लगा 0, तो 0.6, ये आपका आ गया एमपीएस, ठीक है। अब आपको निकालना है एपीएस। तो एपीएस जब निकालना है तो आप सबके दिमाग में भाई एपीएस का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप ये क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे, और ये एग्जाम में 100% कोई ना कोई क्वेश्चन इस जो यूनिट है उसमें से पक्का आएगा। तो देखिए एपीएस क्या है, एपीएस क्या होता है भाई, S/Y, मतलब डायरेक्ट S को क्या है y से डिवाइड कर दो, तो s हमने निकाल ही रखा है ना, और y ये रहा, तो भाई फिर से वही 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉन डिफाइंड आएगा, -20 को डिवाइड कर दो 50 से, तो क्या हो जाएगा कि माइनस का आएगा 0.4। अब 0 को डिवाइड कर दो 100 से तो 0 ही आएगा, और अब 30 को डिवाइड कर दो 150 से, तो 30 को डिवाइड करा हमने 150 से, 30 डिवाइड बाय 150, एक 0 से एक 0 कट गया, ठीक, और 3 पे ये जाएगा तो 1/5, ठीक, तो हो जाएगा 0.2, है ना, ठीक है। तो ये आ गया आपका एपीएस, ठीक है। आप सबको डिफरेंस समझ आ गया ना। एमपीएस में क्या था, इसमें हम चेंज देख रहे थे कि इसमें से इसको माइनस करके कितना चेंज आया है, और यहाँ पर क्या है, ये रेशियो है,
अनुपात है, डायरेक्ट s को y से डिवाइड कर दिया, मतलब जो भी s है भाई 40 को हमने 100 से डिवाइड किया, तो 40 को -40 को हमने 0 से डिवाइड किया, तो जब 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉन डिफाइंड आता है, ठीक है। अब -20 को हमने 50 से डिवाइड किया, 0 को हमने 100 से डिवाइड किया और 30 को हमने 150 से डिवाइड किया। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे थे, इस वाले में हम चेन देख रहे थे, तो पहले तो कोई चेन नहीं आता। अब इसमें से इसमें चेंज कितना आया है, 20 का है, तो 20 को हमने 50 से डिवाइड कर दिया। यहाँ से यहाँ चेंज कितना आया है, 20 का है, तो 20 को फिर हमने यहाँ पर देखो चेंज कितना आया, 50 का आया, आई में चेंज आया 50 का, तो 50 डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया है ये क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आप सब इसको उतार लेना, मैं साइड में हो जाऊंगा। देखिए, एक अर्थव्यवस्था में आय का स्तर जो है 20,000 करोड़ से बढ़कर 70,000 करोड़ हो जाता है। कोई अर्थव्यवस्था है जिसमें आय का स्तर जो है 20,000 करोड़ से बढ़ के 70,000 करोड़ हो जाता है, और इस कारण से उपभोग का स्तर 15,000 करोड़ से बढ़कर 45,000 करोड़ हो जाता है। एमपीसी ज्ञात करो, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले आप इसी तरह से एक तालिका बना ले करें, ठीक है। यहाँ पर वाई लिख दें और यहाँ पर उपभोग दे रखा है तो हमने कंजप्शन लिख दिया। तो जब आय 20,000 करोड़ था, 20,000 करोड़ था, तो हमारी कंजप्शन कितनी थी भाई, 15,000 करोड़ थी, ठीक है ये। और आय 70,000 करोड़ हो गया, 70,000 करोड़ हो गया, तो कंजप्शन होगी 45,000 करोड़, ठीक। तो आपको फिर से वही सारणी मिल गई। अब एमपीसी निकालना है, ये हो गया एमपीसी। एमपीसी क्या कहता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो पहले डेल्टा निकाल लेते हैं, चेंज। तो पहले तो कोई चेंज नहीं माना जाता है, ये हमें पता ही है, एमपीसी, ठीक है। पहले तो कोई चेंज नहीं होता। अब देखिए इसमें चेंज कितने का आया है और इसमें चेंज कितने का आया है। यहाँ से यहाँ तक भाई 30,000 का चेंज आया, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक 40 का आया चेंज, ठीक है। 40 का नहीं, 40 नहीं 50 का आया, 20 से 70 हो गया ना, 50 का आया, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए, एमपीसी आ जाएगा भाई, 4 0 कट गए और 3 को डिवाइड कर दिए 5 से, पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए, तो 6, 0.6 जो है क्या हो गया, यहाँ पर एमपीसी हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा, आप सब इसको उतार लीजिए। इसके बाद मैं देखता हूँ कुछ और क्वेश्चन करवा देता हूँ, चलिए आप सब इसको उतार लीजिए। तो देखिए एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए क्या कहता है, उपभोग फलन जो दे रखा आपको 120 प्लस 0.4 वाई के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। कौन कौन से प्रश्न देने हैं, बचत फलन ज्ञात करना है, आय के ₹500 करोड़ के स्तर पर बचत निर्धारित करें, मतलब अगर इनकम जो है अगर 500 करोड़ है तो उस पे बचत क्या होगी ये बताना है। उसका देखिए आय के किस स्तर पर बचत शून्य होगा। तो यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम बचत फलन देख लेते हैं, बचत फलन कैसे ज्ञात करते हैं। पहला उत्तर देखते हैं क्या है। तो देखिए बचत फलन होता क्या है, उसका जरा पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बचत फलन कहता है S = -C बार प्लस 1 - BY, ये बचत फलन है, ठीक है, ये बचत फलन है। तो इसको क्या करेंगे भाई, -C बार। अब आपको यहाँ पर ये दे रखा है, तो S क्या हो जाएगा, माइनस का 120 प्लस 1 में से माइनस कर दो 0.4, तो 0.4 माइनस कर दिया y। तो आपके पास बचत फलन आ गया -120 प्लस 0.6y, ये आ गया आपका बचत फलन। क्या आया बचत फलन, S = -120 प्लस 0.6y, तो ये आपका बचत फलन आ गया। बिल्कुल सिंपल सा था। इसी बचत फलन को जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हम इस तरह से भी लिख देते हैं, S = -C बार प्लस BY, ठीक है। बट अगर आपको निकाल के दिखाना है तो थोड़ा सा आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो इस तरह से भी लिख देने से कोई गलत नहीं माना जाता है, ये फॉर्मूला पूरा यही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको निकाल के दिखाना है तो थोड़ा सा आपको निकाल के इसको दिखाना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आप सबके पास बचत फलन आ गया है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भाई आय अगर आपको 500 करोड़ दे रखी है तो बचत कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, y आपको मिल गया है, बचत फलन में इसको लगा दीजिए 0.6y, ये आपका बचत फलन है। इसको बचत फलन में दे दीजिए 120 माइनस का प्लस 0.6y के जगह 500 करोड़ हमने रख दिया।
अब 500 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 से, 0,036, ठीक, ये हो गया 300। तो s इक्वल टू 120 प्लस 300, तो 300 में से माइनस का 120 चला जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो ये आपकी बचत आ गई, ठीक है, करोड़ में है तो करोड़ में होगा, ठीक है, ये आपकी बचत आ गई। तो इस तरह से आप बचत निकाल लोगे, ठीक। अच्छा, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये आपका सेकंड नंबर का हो गया कि कैसे निकालेंगे भाई बचत, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, क्या कहता है, आय के किस स्तर पर बचत शून्य होगा। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है। अब देखिए, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो आप सबको बहुत सारी चीज़ें बताए थे कि ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, तो प्रैक्टिकल में काम आएगा, ध्यान रखना। वही चीज़ है कि आय के किस स्तर पर बचत जो है शून्य होगा। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि बचत शून्य कब होता है, कि जब हम जितना कमा रहे हैं उतना पूरा खर्च कर दें। सीधी सी बात है, बचत शून्य कब होगा, जितना कमा रहे हैं उतना पूरा खर्च कर दें तो बचत शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, हैं, थर्ड नंबर का निकाल रहे हैं हम, 1 2 3। तो थर्ड नंबर का इसका मतलब क्या हो गया कि भाई y इक्वल टू सी हो गया, है ना भाई, जितनी इनकम हमारी है उतनी कंज्यूम कर रहे हैं, y इक्वल टू सी, तभी तो बचत शून्य होगा। हमने डायग्राम भी बनाया है, डायग्राम में भी सीखा था कि कहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होता है, ब्रेक इवन पॉइंट वहाँ पर होता है जहाँ y इक्वल टू सी होता है और जो तुम्हारी बचत होती है वो शून्य होती है। उस टाइम मैंने बिल्कुल आपको बार बार वो चीज़ बताई थी कि इसको ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो y इक्वल टू सी हो गया, ठीक है। तो अब y इक्वल टू सी रख के इनकम निकाल दो तो आपको पता चल जाएगा। तो y हमने रख दिया है और c हमें दे रखा है 120 प्लस 0.4 y, ठीक है, ये हो गया। अब ये इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, y माइनस 0.4 y इक्वल टू 120। तो यहाँ हो गया 0.6y और इक्वल टू 120, इसमें से ये माइनस हो गया, ये 1y माना जाता है, तो 1y में से 0.4y माइनस हो जाएगा तो 0.6y आ जाएगा 120। अब क्योंकि हमें y निकालना है तो y एक साइड छोड़ देते हैं, तो 120 को डिवाइड कर देते हैं 0.6 से, ठीक है। 120 को हमने डिवाइड कर दिया 0.6 से, पॉइंट हटा दिया हमने, ऊपर एक जीरो और लगा लिया, 6 से डिवाइड करा तो आ गया 200 करोड़। तो ये आ गया 200 करोड़। 200 करोड़ वो आय है जिस पर बचत जो है वो शून्य होगा, ठीक है, मतलब जिस पे कंजप्शन कर रहा होगा, जितनी इनकम कर रहा है उतना खर्च हो रहा है। तो 200 करोड़ क्या है, वो आय है जिस पे बचत शून्य होगा। तो आई होप ये तीनों आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैंने काफ़ी इसको आपको समझाने की कोशिश की है तौर तरीके से कि किस तरह से क्या होता है। तो आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आप सब चाहोगे तो एक वीडियो और प्रैक्टिकल का बना दिया जाएगा, आप सब कमेंट बॉक्स में बता देना, जिसमें हम गुणक वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली क्या है कि वो जो क्वेश्चंस है काफ़ी ज़्यादा लेंदी हैं, बोर्ड पे लिखना पड़ता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आप सब चाहेंगे तभी मैं उसको बनाऊंगा कि एक वीडियो में 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे फ्यूचर में, जो कि गुणक से रिलेटेड होगा, के से रिलेटेड होगा। के फॉर्मूला भी हमने यूज़ नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू। मैं फिर से कहूँगा, जिन बच्चों ने टेलीग्राम पे मुझे हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लें, जितनी हो सकेगी मैं हेल्प करूंगा। और आप सब मेरे इस चैनल को आगे भी शेयर करें, जिससे और लोगों की भी मदद हो सके। और जब भी आप सब पढ़ाई करें तो कॉपी पेन लेकर, बुक लेकर पढ़ाई करें, जिससे क्या होता है कि जब आप लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। चलिए, थैंक यू।